हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था और हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम कुछ आगे के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है। अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 centimeter using a compound microscope with objective of focal length 8.0 millimeter and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9.0 millimeter from the objective in sharp focus। यानी 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8.0 मिलीमीटर फोकस दूरी तथा नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। What is the separation between the two lens? Calculate the magnifying power of the microscope। दोनों लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी क्या है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले डी दे रखा है, यानी आप जानते हैं कि आपको क्या दिया गया है, आपको डी की वैल्यू दी गई है जो कि आपकी 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी गई है जिसे हम F0 कहते हैं, जो कि 8.0 मिलीमीटर है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो यह आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम FE की बात करते हैं, यानी जो आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके सामने। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है ये आपको दिया गया है, वो आपका 9.0 मिलीमीटर, या हम ये कह सकते हैं आपका -0.9 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब आप ये जानते हैं कि हमें बताना है कि इन दोनों लेंस के बीच में कितना सेपरेशन है। हमें सेपरेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? सेपरेशन की वैल्यू निकालनी है और हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है माइक्रोस्कोप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो अगर हम लेंस फॉर्मूला देखें तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u बराबर आपका 1/f होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले आपके आईपीस के लिए निकालते हैं। ठीक है, आईपीस के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1/ue बराबर 1/fe 1/ve माइनस 1/fe, इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अब आप जानते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, आपकी
हमारे पास FE की वैल्यू है, ठीक है, FE की वैल्यू है, और हमारा जो VE होगा यानी जो आपकी क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो पर्सन है उसका नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमेज बन रही है आईपीस के द्वारा या आई लेंस के द्वारा वो आपकी 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, और ये लेंस के जो है लेफ्ट साइड में बनेगी, इसलिए ये नेगेटिव में होगी। तो हम V की वैल्यू आपकी -25 ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा आपका 1/-25 1/, आपका जो FE है, FE जो है, FE की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास 1/UE की जो वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई -11/25, यानी UE जो आया आपके पास वो आपका आ गया 25/11, जो कि नेगेटिव में है, माइनस में है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2.27 सेंटीमीटर। तो अब हमने UE की वैल्यू निकाल दी है, अब हम निकालेंगे V0 या VO की वैल्यू, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके द्वारा जो आपकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, उसकी पोजीशन हम निकालेंगे। तो अगर हम ले अगेन 1/V0 -1/U0 बराबर 1/F0। ये आपका लेंस फॉर्मूले से लिया है और हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है, इसलिए हमने इसमें इसके सफिक्स में O लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, V0 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 1/F0 प्लस 1/U0। 1/V0 बराबर आपका जो है 1/F0 है, तो F0 की आपकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 0.8 सेंटीमीटर है। आपकी U0 की वैल्यू या UO की वैल्यू हमारी -0.9 था, तो ये आपके पास होगा -1/-0.9, ये आपका प्लस हो जाएगा 1/V बराबर 1/F0 प्लस 1/U0 है, तो यहाँ पे आपका बीच में प्लस आ जाएगा। अब 1/V0 बराबर 1/0.8 माइनस 1/0.9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 1/V0 आपका आ जाएगा बराबर 10/70, या V0 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारी V0 की वैल्यू आ गई, हमारे पास UE की वैल्यू भी आ गई है। अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का सेपरेशन, यानी सेपरेशन आपका दोनों लेंस के बीच में या लेंसों के बीच की दूरी हम निकालेंगे। लेंसों के बीच की हम दूरी निकालेंगे, तो अगर हम लेंसों के बीच की दूरी निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी UE, यानी जो आपका आई पीस है उसके लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी जो इमेज है उसकी जो दूरी है आपके आई पीस से वो, प्लस V0 आप जानते हैं VO क्या है आपका
आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से, आपकी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस की, उसकी दूरी। तो इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, वो आपको क्या देगा, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस देगा, यानी इन दोनों लेंस के बीच की दूरी देगा। तो जो आपके पास क्या आया है, क्या आया है, 2.27 आपके पास यूई की वैल्यू आई है। इसे हमने मॉड लिया है क्योंकि हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस वी नॉट की वैल्यू 7.2 आई है। तो इसका जो आंसर आया है वो आपका आ गया है 9.47 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ गई है, दो लेंस के बीच की दूरी आ गई है। क्या आ गई है, दो लेंस के बीच की दूरी। तो ये हमने, हमारा जो पहला पार्ट है उसे हमने पूरा कर दिया है। अब हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे। तो अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा तो हमने क्या देखा कि ये आपका बराबर होता है आपका V नॉट अपॉन U नॉट इंटू 1 प्लस D अपॉन FE के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला आया था। अब हम इनमें सारी वैल्यूज को रख देंगे। तो आपकी जो V नॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं V नॉट की वैल्यू 7.2 है। U नॉट की हम अगर वैल्यू निकालें, U नॉट की वैल्यू निकाले तो हमारे पास U नॉट जो था हमारा क्या था, आपका -0.9। क्या था, -0.9 था। तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव में आप लेंगे, मॉड लेंगे हम इसके लिए। 1 प्लस D की वैल्यू आपकी 25 है, 25। और आपका जो FE है, क्या है, FE है, FE की वैल्यू आपकी 2.5 है। तो यहां से ये पॉइंट हटेगा, ये ऊपर 0 चला जाएगा। 72/9 1 प्लस 250/25। तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा, यानी 8 इंटू आपका 11 हो जाएगा, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी वो 88 आ जाएगी। तो ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया। इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालें। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, A small telescope has an objective length of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6.0 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and the eyepiece? यानी किसी छोटी दूरबीन से अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल दूरी है, वो आपकी 144 यानी 144 सेंटीमीटर है, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेंटीमीटर है। यानी जो आपका क्या है, नेत्रिका है, नेत्रिका यानी कि जो आपकी क्या है, आपकी जो आईपीस है उसकी जो फोकल दूरी है, ठीक है, फोकस दूरी है वो 6.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? यानी टेलीस्कोप जो है ये आपका उसका आपको आवर्धन क्षमता निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, और आपको ऑब्जेक्टिव और आईपीस, नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की जो दूरी है वो भी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ नॉट कितना है, 144 सेंटीमीटर, यानी 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या और क्या दिया गया है, आईपीस की फोकल लेंथ 6.0 सेंटीमीटर।
निकालना क्या क्या है आपको, m निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी, हम जिसे l ले सकते हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपका जो m है टेलीस्कोप के लिए वो बराबर होता है -f0/fe के। यानी अगर हम -f0 की बात करें या fo की बात करें तो आपकी वैल्यू क्या है 144, और ये आपका नेगेटिव में होगा तो 144 माइनस 144। fe की बात करें तो ये 6 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी -24 आ जाएगी। यानी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी इस केस में वो आपके पास -24 आ जाए। अब हम बात करते हैं दूरी की, यानी दोनों जो लेंस है उनके बीच के सेपरेशन की अगर हम बात करते हैं। अगर हम L की बात करें, किसकी बात करें, सेपरेशन की बात करें, L की अगर हम बात करें तो L जो है वो हमारा f0 प्लस fe होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या पढ़ा था, हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये पढ़ा था कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में है यानी दूरी से जो है प्रकाश आ रहा है, तो पैरेलल रेज यानी समानांतर किरणें आपकी लेंस पे पड़ेंगी और वो आपकी फोकस से पास होगी, ठीक है। फोकस से पास होंगी यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस है वहां से पास होगी। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होता है वहीं पे वही आपका क्या, हम आईपीस का फोकस लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी वही पॉइंट आपकी FE है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपके दो लेंस है उनके बीच की दूरी FO प्लस FE हो जाएगी। अब FO की वैल्यू आपकी 144 है, क्या है 144 है, और FE आपकी 6। तो यानी जो आपकी दोनों लेंस के बीच की दूरी आई वो आपकी 150 सेंटीमीटर आई। डेढ़ 150 सेंटीमीटर आपकी क्या आई, दोनों लेंस के बीच की दूरी आई जिसे हमने L लिखा है। तो ये क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप at an observatory has an objective length of focal length 15 सेंटीमीटर। किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक के फोकस दूरी 15 मीटर है। एक कोई बड़ी दूरबीन है किसी ऑब्जर्वेटरी की, उसकी फोकस दूरी आपको दी गई है जो कि 15 मीटर है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की बेसिस। If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the angular magnification of the telescope? यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई है तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या होगा। यानी आपको क्या दिया गया है, जो आपकी आईपीस है उसकी आपको फोकल दूरी यानी फोकल लेंथ दी गई है और आपसे पूछा है कि इसका जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, पहला। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, अगर इस दूरदर्शक का उपयोग हम चंद्रमा को देखने में करते हैं यानी चंद्रमा का अवलोकन, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए करते हैं, What is the diameter of the image of moon formed by the objective lens? तो आपको ये बताना है कि जो आपका मून है, ठीक है, जो मून की जो इमेज है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई जाती है,
तो उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा आपको ये बताना है, उसका व्यास कितना होगा। द डायमीटर ऑफ द मून इज 3.4 इंटू 10⁶ मीटर। क्या है, जो आपका मून है, चंद्रमा है, उसका व्यास 3.48 इंटू 10⁶ मीटर है, और जो उसका रेडियस है, ठीक है, लूनर ऑर्बिट का रेडियस है वो आपका है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये आपको दिया गया है चंद्रमा की कक्षा, लूनर ऑर्बिट दिया गया है, और चंद्रमा का व्यास आपको दिया गया है, और आपको इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है, और जो चंद्रमा जो है जिसकी प्रतिबिंब बन रही है उसका आपको डायमीटर बताना है कि प्रतिबिंब का डायमीटर कैसा हो। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ए पार्ट है एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी गई है, जिसे हम FO से दिखाते हैं 15 मीटर। अब हम FE की बात करते हैं, यानी जो आपका आईपीस होती है उसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं। जो आईपीस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 1.0 सेंटीमीटर। M हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम 1.0, हमारे पास पहली क्वांटिटी तो मीटर में और दूसरी आपकी सेंटीमीटर, इसको हम यानी FE की वैल्यू को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁻² मीटर, और M आपको निकाल। तो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात एंगुलर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो होगा आपका -F0/F
तो हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो हमारा -FO/FE होगा। ठीक है, तो जो आपकी फोकल लेंथ है FO यानी आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की है, और FE क्या है, आई लेंस की है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा -15/10⁻²। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा वो -1500 यानी -1500 आ जाए। अब हमें क्या निकालना है? अब हमने देखा कि हमें जो आपका इमेज है, क्या है आपका जो इमेज है चंद्रमा का यानी मून का, उसका हमें डायमीटर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फिगर बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करें। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक मून बना दिया है, एक मून बनाएंगे। ठीक है, अब जो ये आपका मून है, ये चंद्रमा है, इससे आपकी प्रकाश की किरणें आ रही है। क्या आ रही है? रे ऑफ लाइट आ रही है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ रही है और फिर इससे आपकी इमेज बन रही है। तो हम क्या करते हैं, जो एंगल आपका मून से बन रहा है उसे हम θ1 ले लेते हैं, और जो लूनर ऑर्बिट का जो आप रेडियस देख सकते हैं उसे हम r1 ले लेते हैं। इसी तरीके से जो आपका इमेज है यानी जो आपकी चंद्रमा की प्रतिबिंब है, वो लेंस के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम θ2 ले लेते हैं, और जो इसके लिए हम लूनर एंगल को r2 ले लेते हैं। अब हम θ1 की वैल्यू निकालेंगे। तो θ1 बराबर आपका L1/r1 होता है। L1 यानी आपका मून का डायमीटर यानी चंद्रमा का व्यास, तो हमने उसकी वैल्यू रखेंगे अपॉन r1 है। r1 हमें लूनर ऑर्बिट दिया गया है, वो हम रख देंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से हम θ2 की वैल्यू रखेंगे, तो θ2 बराबर L2/r2 हो जाएगा। तो L2 की वैल्यू हमने कि हम क्या बोल रहे हैं कि डायमीटर होगा आपका इमेज का, तो इमेज का डायमीटर यानी D/r2। r2 आपका, क्योंकि हम ये जानते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और जब भी आपकी रे ऑफ लाइट्स हैं वो टेलीस्कोप में आएंगी तो पैरेलल आएंगी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही दूरी पे, और जो आपकी इमेज बनेगी इस केस में या ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में वो आपकी फोकस पे बनेगी। तो हम इसे f0 ले लेंगे। तो हम f0 या FO की वैल्यू 15 मीटर ले लेंगे और आपका D एज इट इज हम रख लेंगे। अब हम ये जानते हैं ये दोनों एंगल आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, आप देख सकते हैं θ1 θ2, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, θ2 की वैल्यू रख देंगे D/15 और θ1 की 3.48 × 10⁶ अपॉन 3.8 × 10⁸। अब हम D की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो D की वैल्यू जब हम निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 13.73 × 10⁻² मीटर यानी 13.73 सेंटीमीटर। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? 15 सेंटीमीटर मोटे आयतकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समानांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूरी दिखाई देगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 1.5, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। Does the answer depends on the location of the slab? क्या उत्तर गुटके की अवस्थिति पर निर्भर करता है? तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, आपको ये कहा गया है कि जो आपका टेबल टॉप है, ठीक है, उसको देखा गया 50 सेंटीमीटर ऊपर से, और आपको क्या बोला गया है कि जो आपकी जो पिन है, ठीक है, जो पिन है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देती है उसी पॉइंट से 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब,
यानी जो आपकी रियल डेप्थ है, जो रियल डेप्थ आपको दी गई है, यानी जैसे हम x लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, जिसे हम स्मॉल x लिखते हैं, वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम एपरेंट डेप्थ की बात करें, इसे हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और आपको म्यू दे रखा है, म्यू कितना है आपका 1.5, यानी ग्लास स्लैब का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है। तो आपका जो म्यू है वो बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, या हम कह सकते हैं y बराबर x अपॉन म्यू। तो y आपका x आपकी वैल्यू कितनी है 15, म्यू की वैल्यू 1.5, यानी y की वैल्यू 10 आ गई। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, यानी कि आपका जो है आपकी y की वैल्यू यानी एपरेंट डेप्थ की वैल्यू आपकी आ गई, यानी आभासी गहराई की वैल्यू आपकी आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस पिन से कितना रेज होता हमें दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें हमारे पास, अगर हम ये देखें कि कितना हमें जो पिन है वो ऊपर दिखाई देती है, तो हमारे पास जो रियल डेप्थ है वो 15 है, ठीक है, और एपरेंट डेप्थ आपकी 10 है। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, कितना ये आपको ऊपर दिखाई दिया है, वो आपकी आएगी x माइनस वाई, यानी 15 माइनस 10 यानी 5 सेंटीमीटर जो है, इतना ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो ये अगला क्वेश्चन है, ये आपका कुछ इस तरीके से है। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68, यानी एक क्रॉस सेक्शन है लाइट पाइप का जो कि ग्लास फाइबर से बना है, ठीक है। लाइट पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन है जो कि ग्लास फाइबर से बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है, यानी म्यू की वैल्यू आपको दी गई है, अपवर्तनांक आपको दिया गया है। द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, यानी जो पाइप है उसके जो ऊपर का कवर है वो 1.44 अपवर्तनांक के मटीरियल का बना है। What is the range of the angle of the incidence ray with the axis of the pipe for which total reflection inside the pipe take place as shown in the figure? यानी आपको बताना है कि जो रेंज है इंसिडेंट रे की, अपतित जो किरण है उसका आपको रेंज, उसका एंगल बताना है कि कितना होगा, ठीक है, पाइप के एक्सिस से, ठीक है, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला है आपका अपवर्तनांक 1.68 1.68 के तंतु कांच से बनी किसी प्रकाश नलिका लाइट पाइप का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है। नलिका का बाह्य आवरण 1.44 1.44 अपवर्तनांक के पदार्थ का बना है। नलिका के अक्ष से अपतित किरणों के कोणों का परिसर, जिनके लिए चित्र में दर्शाए अनुसार नलिका के भीतर पूर्ण परावर्तन होता है, ज्ञात कीजिए। यदि पाइप पर बाह्य आवरण ना हो तो क्या उत्तर हो। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें इसमें μ2 की वैल्यू दी गई है और हम μ2 किसे मानेंगे, हम μ2 आपका मान लेते हैं ग्लास फाइबर
आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। और जो ये आउटर कवरिंग है इसे हम μ1 मान लेते हैं, यानी आपका जो μ2 है हमें दिया गया है 1.68, 1.68। इसी तरीके से हमें μ1 दिया गया है, ठीक है, μ1 दिया गया है, μ1 की वैल्यू 1.44। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर या लाइट पाइप होता है ये आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, आप ये जानते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी आपके रे ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण जो है एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि μ2 क्या है, डेंसर है, μ1 क्या है, रेयरर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपकी रे ऑफ लाइट जाती है तो जब भी वो एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट होती है, अपतित होती है, जिस एंगल से फिर वो आपका जो बाउंड्री है उससे उस पे चली जाती है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के साथ आपका 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कोण बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, बेसिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसी ये जो आपका फिनोमेना होता है इसको हम TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और आपका लाइट पाइप भी इसी पे काम करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका μ2 है वो आपका 1.68 है और μ1 क्या है 1.44। अब ये कहा जाता है कि अगर जो आपका एंगल है रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो आपका क्या है, इस केस में तो 90 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस में, अगर आप क्रिटिकल एंगल या जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस TIR के कॉन्सेप्ट को लेंगे, यानी जो आपका ये TIR का कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू जो आपका एंगल है थीटा वो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव एंगल की अगर हम बात करें, इसकी बात करें, रिफ्लेक्टिव एंगल की बात करें, तो म्यू जो होगा आपका sin 90 1 अपॉन आपका sin C होगा, यानी क्रिटिकल एंगल होगा। म्यू की वैल्यू आपकी μ2 अपॉन μ1 होगा बराबर 1 अपॉन sin C। μ2 की वैल्यू कितनी है 1.68 और आपकी μ1 की जो वैल्यू है वो क्या है 1.44 है बराबर 1 अपॉन साइन C। तो साइन C की वैल्यू आपकी जो आएगी 1.44 अपॉन 1.68 आएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास साइन C की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0.8571 आएगी। अब हम C की वैल्यू निकालेंगे, तो C की वैल्यू साइन इनवर्स 0.8571 ये आएगी, यानी जो C की वैल्यू आएगी, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन टेबल से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री। तो ये आपकी C यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको न्यूमेरिकल्स कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इनको घर में जाके रिवाइज करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।